वेरी वार्म वेलकम, डॉक्टर अभिषेक हियर। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन 7 चीज़ों की जो अगले 7 दिनों में आप बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे और अगले 7 दिनों में आप इनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अगर इस साल के प्रीलिम को लेकर के आप सही में सीरियस हैं। और प्रीलिम के ये जो 7 टिप्स हैं जो लास्ट वीक के लिए हैं, ये ऐसे टिप्स हैं जो मैंने पिछले 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में और कई हजार स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हुए मैंने सीखा है। और साल दर साल इन टिप्स की यूटिलिटी साबित होती रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिर्फ पीटी ही नहीं क्लियर किए बल्कि पीटी के बाद मेंस और मेंस के बाद फाइनली भी सेलेक्ट हुए, उनकी जर्नी में भी ये 7 स्टेप्स जो लास्ट वीक में या लास्ट 15 दिनों में जो अप्लाई करने होते हैं, इट हैज़ हेल्प देम एज वेल। तो इस छोटे से सेशन में मैं वो 7 टिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत प्रैक्टिकल हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट हैं एंड लेट अस स्टार्ट। शुरुआत होती है टाइम मैनेजमेंट से। अगले 7 दिनों का आपके पास क्लियर टाइम डिवीजन होना चाहिए। अगर ऑलरेडी नहीं है तो कुछ खास चीजें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मैं जरा मार्कर पेन ले लूं। आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए 13+11 के फ्रेमवर्क के लिए। 13+11 का मतलब है 13 आवर्स आपको स्टडी करनी है और 11 आवर्स में स्लीप और रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज, जो आपकी बाकी एक्टिविटीज हैं और आपकी स्लीप है, वो इन 11 आवर्स में। इसके पहले आप कितना पढ़ते आए हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एक रूटीन फॉलो किया है और दिन में ऑन एन एवरेज आप 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ते आए हैं पूरे साल, तो ऑलरेडी आप इस साल के प्रीलिम के लिए एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन अब ये वो वक्त आ गया है जब आपको एक्चुअली अपने इस 8, 9, 10 घंटे को बढ़ा करके 13 to 14 आवर करना है। बस एक चीज जिससे कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है वो है ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, एंड दैट ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कम से कम 7 आवर्स इन नाइट होनी ही चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल अवेयरनेस, आपका एक मेंटल परफॉर्मेंस का लेवल बना रहे। रेस्ट ऑफ द टाइम आपने स्टडी करनी है, तो एक मेंटली आप इसके लिए तैयार हो जाएं। दूसरी बात की, अगर हम 13 आवर्स स्टडी कर रहे हैं अपने लास्ट के एक वीक में, तो उस 13 आवर को हमें डिवाइड कैसे करना है। अगर ऑलरेडी आपने ये डिवीजन नहीं किया है तो मेरा एक फ्रेमवर्क होता है 4+3+3+3 का, तो ये फ्रेमवर्क आप फॉलो कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में 4-3-3 जाता है जनरल स्टडीज को, लेकिन जनरल स्टडीज के 3 अलग अलग एरियाज को जाता है। और जो 4 आवर वाला एरिया है वो जनरल स्टडीज के किसी ऐसे एरिया को जाता है जो दूसरे एरियाज के कंपैरिजन में थोड़ा या तो बड़ा है या थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट का 3 है, ये वाला 3 जाता है सी सेट को। सी सेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में जितना भी अच्छा आता हो, लेकिन लास्ट के 1 वीक में हमें प्रैक्टिस में बने रहना है। तो सी सेट पे वी हैव टू गिव 7 आवर्स। 7 आवर्स ही क्यों, सॉरी 3 आवर्स। 3 आवर्स ही क्यों? 3 आवर्स के पीछे रीजन ये है कि सी सेट में आपको कम से कम 2 आवर्स देने चाहिए पेपर को सॉल्व करने में। होने को तो 2 आवर्स से कम में भी हो जाएगा, लेकिन सीसेट एक ऐसा पेपर है कि अगर वहां पर आप अपने पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो पहली चीज जो होती है सीसेट में कि जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, जो अवॉइडेबल मिस्टेक होते हैं, वो अवॉइडेबल मिस्टेक आप एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं। अगर सीसेट के पेपर में बहुत हम जल्दबाजी दिखाते हैं तो अवॉइडेबल मिस्टेक को हम अवॉइड नहीं करते। एग्जाम के बाहर आकर के जब हम अपने पेपर को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम उसको सिली मिस्टेक्स कह के थोड़ा अफसोस कर लेते हैं, लेकिन मिस्टेक सिली हो या जो भी हो, मिस्टेक एग्जामिनर की निगाहों में या ओएमआर स्कैनर की निगाहों में मिस्टेक ही है, और उसके लिए जो पेनल्टी है वो पेनल्टी भी आपको मिलेगी। इसलिए सीसेट में ऑलवेज यूज द फुल टाइम टू सॉल्व द पेपर, एंड देन 1 घंटे का वक्त आप सेट असाइड करें टू बेसिकली एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि कहां पे गलती हुई और क्या कोई पैटर्न बन रहा है कि बार बार इस एरिया में गलती हो रही है। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे करके एक बार मास्टर कर ले कि उस तरह की गलतियां एक्चुअल एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए आपसे। तो इसलिए ये 4-3-3+3 का फ्रेमवर्क हमारे लिए जरूरी रहेगा। और पहला जो 4 है
वो जीएस के सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़े एरिया के लिए हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो है प्रायोरिटाइज एंड ऑप्टिमाइज। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक बहुत ही प्रायोरिटी टॉपिक है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लें। इसी तरह से पब्लिक फाइनेंस, जिसमें टैक्सेशन भी इंक्लूडेड है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरबीआई एंड बैंकिंग ऑपरेशंस। देन एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसमें एक्सटर्नल ट्रेड भी आता है और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बॉन्ड एंड कैपिटल मार्केट इन जनरल से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या हुए, इकोनॉमी के प्रायोरिटी टॉपिक्स हो गए। इसी तरह से अगर हम बायो डाइवर्सिटी को लें, वाइल्ड लाइफ को लें, या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग इंटरनेशनल क्लाइमेट अग्रीमेंट या इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए बने हैं, वो सब काफी जरूरी हो जाते हैं। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके प्रायोरिटी एरियाज हैं। तो प्रायोरिटी एरियाज को पहचानना जरूरी है। शायद अभी तक की तैयारी में आपने ऑलरेडी प्रायोरिटी एरियाज पहचान ली होंगी, और मैं इसलिए एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि अगर आपने कोई कोचिंग की है या खुद से भी अगर आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया है और पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है, तो एक चीज जो पीवाईक्यू को सॉल्व करके समझ में आ जाता है कि क्या क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या इंडियन पॉलिटी हो या फॉर दैट मैटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल इकोलॉजी हो। तो प्रायोरिटी एरियाज को आप जरूर से ऑप्टिमाइज करें, वहां पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन सेटर होता है वो पिछले 10 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि एग्जामिनेशन में टच किए गए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो वो जरूर से देखता है नए क्वेश्चन को सेट करने के पहले, और वो कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस को इंपैक्ट भी करता है। तो जो टॉपिक्स पिछले 10 साल में इंपॉर्टेंट रहे हैं वो नए क्वेश्चन पेपर को भी इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी एरियाज को लेकर के आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लास्ट वीक के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। दो चीजें टाइम को लेकर के और भी है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग भी आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जो या तो अपने परफॉर्मेंस या किसी और के ऐसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता रहता हो जो कि अभी आपका परफॉर्मेंस नहीं है। ऑब्वियसली ऐसी बातों को सुन करके हमें नर्वसनेस होती है, हमें ये फील होता है कि हमारी तैयारी तो ऐसी नहीं है, हमें पीटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन इसको ऐसे देखिए कि ये आपके लिए स्ट्रेसर है। आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों से बातचीत करना कम से कम एक वीक के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ आप सुनते नहीं है, बल्कि ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपके टाइम को वेस्ट करती हैं। इसी तरह से तमाम डिस्ट्रैक्शंस को एक वीक के लिए क्लोज कर दें। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन, यूट्यूब के वीडियोस, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन, ये तमाम ऐप्स हैं जहां से आपको एक वीक के लिए लॉग आउट हो जाना चाहिए। अगर मेरी बात मानिए तो एक वीक के लिए आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। जब एक वीक के बाद आपका एग्जामिनेशन हो जाए, वापस इन चीजों को रीइंस्टॉल कर लीजिए और वापस लॉग इन कर लीजिए, वो ठीक है। लेकिन एक वीक के लिए तमाम डिस्ट्रैक्शंस को आप पूरी तरह से ऑफ कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी अपने सोशल अकाउंट से लॉग आउट कर चुके हैं, और अभी से नहीं 2-3 महीने से लॉग आउट कर चुके हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए। लॉग आउट इज द मिनिमम, और पूरी तरह से ऐप को अनइंस्टॉल करना मेरे हिसाब से डिजायरेबल है। तो करके एक बार देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। तो ये हो गई बात टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें आपको कम से कम 13 आवर पढ़ने की कमिटमेंट रखनी है। 4+3+3+3 का फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है। अगर ऑलरेडी आपने अपने टाइम को प्लान कर रखा है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपने टाइम को प्लान नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल फॉर्मेट होगा। और इंपॉर्टेंट एरियाज को समझना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है और उस अकॉर्डिंगली अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना है। स्ट्रेसफुल लोगों से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड करनी है, और डिस्ट्रैक्शन, खासतौर पे जो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हमारे टेबल पे या हमारे पॉकेट में, हमारे फोन के जरिए हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, उनसे भी दूर रहने की जरूरत होगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रिवीजन। हो सकता है कि आप सारे लोगों ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
ऑलरेडी पेन और पेपर पे ये प्लानिंग कर रखी होगी कि संडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है। संडे से लेकर सैटरडे तक का टाइम है, मतलब 9 जून से लेकर के 15 जून तक का आपके पास टाइम है। कई लोगों ने प्लान कर रखा होगा, जिन लोगों ने प्लान नहीं किया है उनके लिए एक टेंटेटिव प्लान मैंने बना दिया है और इसका रीजन भी बता देता हूं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी अपना प्लान है तो इस प्लान को अडॉप्ट करने की कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अगेन, ये मेरा कोई अपना प्लान नहीं है, ये मेरे ही स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से डिस्टिल किया हुआ एक प्लान है, क्योंकि उन लोगों के लिए बरसों बरसों से काम करता आ रहा है, तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी काम करेगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मैं एक बार फिर से मार्कर ऑन कर लूं। हाँ, तो संडे को 4 आवर वाले स्लॉट में हमें करनी है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बड़ा एरिया है, लेकिन अभी हमें सिर्फ प्रायोरिटी टॉपिक्स देखनी है जो हमने प्रायोरिटाइज एंड ऑप्टिमाइज देखा है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम 2 दिनों में बांट रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 हम संडे को कर रहे हैं और पार्ट 2 हम मंडे को कर रहे हैं, और 4 आवर्स दे रहे हैं, क्योंकि कंपेयर टू पॉलिटी, कंपेयर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी बड़ा है। इंडियन पॉलिटी भी बड़ा है, लेकिन इसको फिर भी हम 3 आवर्स दे रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन के मामले में इसका वेट कम है कंपेयर टू इंडियन इकोनॉमी। इसको भी 2 दिनों का हम टाइम दे रहे हैं, 3+3 आवर्स। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मोर और लेस अब लगभग 9 to 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, करंट के अंदर घुस के आते हैं, तो इसलिए 3 आवर्स देना जरूरी होगा। यहां पे भी प्रायोरिटी टॉपिक्स को, पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हम रिवाइज कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर डे 1 को आपने ये एक हेड स्टार्ट ले लिया तो आप ऐसे देखें कि यहां से कम 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से कम 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहां से देखें कि कल्चर एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहे हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मॉडर्न इंडिया मैंने इसके पहले क्यों नहीं रखा। मॉडर्न इंडिया इसके पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो मैंने देखा है कि लोग कल्चर और एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, ये इग्नोर करने लायक एरिया है नहीं। और यहां से मोर और लेस 4 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाने हैं, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसको भी एक दिन 3 घंटे की एक सिटिंग में इसके इंपॉर्टेंट थीम्स को आप रिवाइज कर लें। उम्मीद ये है कि चूंकि आप प्रीलिम के लिए सीरियस हैं तो आपके पास रेडी टू रिवाइज कुछ कंडेंस मटेरियल आपने बना रखा होगा। जब अभी रिवाइज कर रहे होते आप हो रहे होंगे तो उस समय आपने कुछ कंडेंस नोट्स बनाया होगा, तो उन्हीं कंडेंस नोट को जो इंपॉर्टेंट थीम्स में है उनको आप रिवाइज करते रहें। तो अगर आप यहां से देखें तो 42 क्वेश्चन का कवरेज यहां और 4 क्वेश्चन का कवरेज यहां, 46 क्वेश्चन का कवरेज आप बेसिकली इन 2 दिनों में टच कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थीम। मैं नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे 46 इन 2 दिनों के बाद आपसे बनने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपका हिट रेट 50% प्लस है तो आप प्रीलिम के लिए तैयार हैं। फिर आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप मॉडर्न इंडिया को 4 आवर्स देंगे, और मॉडर्न इंडिया 2 दिन चलेगा, ट्यूसडे और वेंसडे को। तो ट्यूसडे को भी 4 आवर्स, वेडनेसडे को भी 4 आवर्स। एनवायरमेंट बहुत बड़ा एरिया है, एनवायरमेंट से 15 से कम क्वेश्चन नहीं आ रहे, और मॉडर्न इंडिया से 8-9 क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं। तो लेट्स पुट दिस नंबर एट 9, राइट। और ज्योग्राफी से कुछ भी नहीं तो 6 क्वेश्चन तो आ ही जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया को आप 4 आवर्स देंगे। इन्वायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इन्वायरमेंट को आप 3 घंटे वाले स्लॉट में रखें। इन्वायरमेंट को 3 घंटे वाले स्लॉट में इसलिए रखिएगा आप, क्योंकि इन्वायरमेंट है कॉन्सेप्चुअल और वहां पे बहुत सारी चीजें मेमोराइज करने की है नहीं, तो इसलिए आप इन्वायरमेंट को 3 घंटे वाले स्लॉट में रखिएगा और 2 दिनों में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ट्यूसडे और वेंसडे। और फिर ज्योग्राफी को मैं कहूंगा कि मेनली फिजिकल ज्योग्राफी को आप एक सिटिंग में 3 घंटे में जो भी आपके कंडेंस्ड नोट्स होंगे वहां से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। यहां तक हम ऑलरेडी 46 को टच कर चुके थे, और अगर हम देखें तो अब हम 30 यहां ऐड कर लिए। तो पहले 4 दिनों में, ठीक है, हम 76 क्वेश्चन के रेंज को टच कर रहे हैं। और अगर 76 क्वेश्चंस के रेंज को हम टच कर रहे हैं तो इट बेसिकली मींस कि अगर हमारी एक बेस बनी हुई है तो हम मिनिमम 50% यहां से यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। इसके बाद आ जाइए, सीसेट हमारा रोज 3 आवर्स चल रहा है, तो सीसेट इज नॉन निगोशिएबल।
इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आप देखें तो वेंसडे को मैंने करंट अफेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। करंट अफेयर एक ऐसा एरिया है जो कि आपके पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। करंट अफेयर से इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इन्वायरमेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो करंट अफेयर अब आपका वेंसडे को शुरू हो गया, और करंट अफेयर इसके आगे कंटिन्यू करेगा, राइट। इसके बाद रिवीजन के लास्ट 3 दिन बचे हुए हैं। तो आप थर्सडे को क्या करते हैं कि थर्सडे को आप करंट अफेयर की सेकंड सिटिंग लगाते हैं, राइट, 4 आवर्स में। और बचे हुए 6 आवर्स में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट जहां पे कुछ फैक्चुअल एरिया है जो आप बार बार भूल रहे हैं, अगर कोई फैक्चुअल एरिया है जिसको आप बार बार भूल रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू रिवाइज इट, राइट। और सिंपल 6 आवर की एक सिटिंग लगा दीजिए, और सीसेट तो 3 आवर्स चल ही रहा है, सीसेट 3 आवर्स तो चल ही रहा है, ठीक है। और इसी तरह से करंट अफेयर की एक तीसरी सिटिंग भी लगेगी 4 आवर्स की। और किसी भी एरिया में जो फैक्चुअल रिवीजन है, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो सकता है कि इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो ट्रीटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे लॉज हैं इंडिया के अंदर के, या अलग अलग पॉलिसीज हैं, उनको अपडेट करना हो सकता है कि आप भूल रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू टच इट। हो सकता है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में आपकी मेमोरी नहीं बन पा रही है, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपकी मेमोरी नहीं बन पा रही, वट एवर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो जो भी करना है, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल डू इट, ओके। अब बचता है सैटरडे, एग्जाम के एक दिन पहले का दिन। इस दिन आप ये 4 हाई यील्ड एरिया कर रहे हैं: इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो मॉडर्न इंडिया। सो अगर हम बेसिकली देखें तो 5 एरियाज हो गए, और इन 5 एरियाज को आप 2.5 to 3 आवर्स दे दीजिए। किसी एक को 2 घंटे दे देंगे तो 13 to 14 आवर में आप इन 5 एरियाज को एक बार सरसरी निगाहों से आप जरूर से देख लीजिएगा। वो आपको एग्जामिनेशन के दिन बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। तो ये आपका एक रिवीजन का प्लान है। अगर ऑलरेडी आपने रिवीजन का प्लान नहीं बना रखा है तो आप इस प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पर हम आते हैं, और यहां पे मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं। जनरली यूट्यूब पे उसका उल्टा बताया जाता है, लेकिन मैं अपने रीजंस के साथ आपको बताऊंगा, और फिर आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं जो मैं कहने जा रहा हूं। पहली बात ये, मैं कह रहा हूं रिवाइज एंड रीडू द टेस्ट। लास्ट के 1 वीक में कोई भी नया टेस्ट ना सॉल्व करें। ये बहुत पॉसिबल है कि नए टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे, आप उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं पाएंगे, हो सकता है कि आपका स्कोर आपके एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आ जाए। उसके बाद स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, और बचे हुए जो दिन होंगे उनका आप ऑप्टिमल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये कि आपने जो अभी तक टेस्ट सॉल्व किए हैं उसमें जो 7 टेस्ट हैं जो आपको लगा कि ये एक्चुअली बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का टेस्ट है, उन 7 टेस्ट को आप निकालें, और उन 7 टेस्ट को हर रोज एक टेस्ट पेपर को लेकर के सॉल्व करें। पहला तो आप सरप्राइज ये होंगे कि जिन टेस्ट को आप सॉल्व कर चुके हैं वहां पे भी आप नई गलतियां करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप शायद भूल चुके होंगे, या कुछ चीजें हैं जो तब भी आपने गलती की थी अब भी आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर आपने कायदे से ध्यान दिया नहीं था। उसको आप दोबारा सॉल्व करें, और वहां से आप ये समझने की कोशिश करें, क्विकली आइडेंटिफाई कि कमजोर एरिया क्या है। और जब आप टेस्ट सॉल्व करके अपने कमजोर एरिया को देख लिए तो आपको अपने प्रायोरिटी एरियाज भी समझ में आ जाएंगे कि अगले जो हमारे पास 7 दिन हैं, तो इन 7 दिनों में कौन कौन सी एरियाज को हमें मास्टर करना है। तो टेस्ट का पर्पस यह है कि एक तो टेस्ट के जरिए आप सीखते हैं। अगर आप 7 टेस्ट कर रहे हैं तो आप 700 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 700 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो नामुमकिन है ना कि 700 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें से 7 से 10 थीम भी रिपीट नहीं हुई, ये नामुमकिन है। अगर आपने जो लास्ट के 7 टेस्ट हैं, उन लास्ट के 7 टेस्ट को आपने थोड़ा सा केयरफुली पिक किया कि हाँ ये टेस्ट तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, ये काफी स्टैंडर्ड टेस्ट लग रहा था, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उन टेस्ट को करने की कोशिश करते हैं ना,
तो 700 थीम्स को अगर आप टच कर रहे हैं तो ये पक्का है कि 7 to 10 थीम्स तो एग्जाम में आ ही जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे और वीक एरियाज को आप एड्रेस भी कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो टाइम लिमिट के अंदर देंगे, और टाइम लिमिट आप रखिएगा 90 to 100 मिनट्स। जीएस में 120 मिनट्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जीएस 90 to 100 मिनट्स में हो जाता है। तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम 15 मिनट का आपके पास बफर रहे, और थोड़ी आप तेजी से करने की कोशिश करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी ज्यादा रहेगा। लेकिन यही अप्रोच आप सी सेट में नहीं अप्लाई करेंगे। सी सेट में आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें 5-7 मिनट का बफर छोड़ के आप पूरे टाइम को यूज करेंगे, सो दैट कि जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो अवॉइडेबल मिस्टेक हैं, वो मिस्टेक आपसे बिल्कुल ना हो। उसके बाद अपने आप को ओवर एनालाइज मत कीजिएगा, ठीक है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि टेस्ट दो और उसके बाद एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करो। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ओवर एनालाइज नहीं करना। कई बार ओवर एनालाइज से अभी इस लास्ट वीक में आप अपने आप को अचानक से बहुत कम प्रिपेयर्ड पाने लगेंगे, एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन एट ऑल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट दें, उसको एनालाइज सिर्फ इस नजरिए से करें कि अच्छा क्या क्या गलतियां हुई, और क्या वो गलतियां जो हुई हैं वो कोई वाइटल एरिया से गलती हुई है जिसको कि करेक्ट करने की जरूरत है। अगर ऐसा आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फटाफट उसको रिवाइज कर लें, उससे ज्यादा एनालिसिस करनी ही नहीं है। और लास्ट चीज ये है कि जब आप टेस्ट दें तो आप एक्चुअल कंडीशन को सिमुलेट करें। व्हाट डज इट मीन? आप अपने फोन को रूम के बाहर रखें, एक सिटिंग में बैठ करके दें, और प्रॉपर ओएमआर शीट रखें जहां पे आप सर्कल्स को डार्क कर रहे हो, जिससे कि आपको एग्जैक्टली वही फील मिले जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने जा रहे हैं। 7 दिनों तक अगर इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो 8वें दिन का एग्जाम भी लगेगा कि बस ये 8वां टेस्ट दे रहे हैं। एक और चीज करने की कोशिश करिएगा जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और वो ये कि आप जीएस का टेस्ट एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम में सॉल्व करेंगे जिस टाइम फ्रेम में हमारा जीएस का पेपर पीटी में होना है। तो दिन का वो वक्त आपके दिमाग में टेस्ट सॉल्व करने के लिए सेट हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगते हैं और आपका दिमाग इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा कि इस समय मुझे टेस्ट सॉल्व करने के लिए एकदम सुपर कंसंट्रेटेड रहना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो पीटी ऑलरेडी आपके लिए 10 से 15% आसान लगने लगेगा। तो ये मेरा तीसरा सेट ऑफ रिकमेंडेशन था। फोर्थ जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। एकेडमिक बातें हो गई, टाइम मैनेजमेंट हमने देख लिया, रिवीजन का एक कैलेंडर बना लिया, टेस्ट का बना लिया, और कुछ नहीं करना है। अब सीधा हमें अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जस्ट लाइक एन एथलीट, जस्ट लाइक अ क्रिकेटर जिसका वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, तो आपके लिए भी ये डे बड़ा मैटर करता है और अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। 2 चीजें बस यहां पे। सबसे पहले तो आपको उस चीज को तलाशना है जो आपको हेल्प करता है शांत रखने में। हर किसी पे एक ही फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता, ठीक है। हर किसी पे एक ही फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। होगा क्या कि आप आपके केस में ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर काम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो हेल्पफुल है। किसी और के लिए क्या हेल्पफुल होगा कि वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है, उसके लिए वो हेल्पफुल है। तो जिसके लिए जो हेल्पफुल है, आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि व्हाट विल वर्क फॉर मी, मेरे लिए अच्छा क्या है, और जो आपके लिए अच्छा है आप उसको करें। लेकिन जरूर करें। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स से बात करके आपको हिम्मत मिलती है, और अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो दिन में 2 बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने से आपको कौन रोक रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जिससे बात करके आप बहुत ही ज्यादा एनकरेज फील करते हैं, कौन ही रोक रहा है आपको, आप उससे जरूर बात करें। हो सकता है मिलना मुमकिन नहीं होगा, आप फोन पे बात करें, व्हाट्सएप कॉल पे बात करें, लेकिन करें आप, ठीक है। तो आप देखें कि आपके लिए क्या वर्क करता है। ब्रीदिंग टेक्निक वर्क करती है, मेडिटेशन वर्क करता है, कई लोगों के लिए प्रेयर वर्क करता है, क्यों नहीं। जो भी आपके लिए वर्क करता है। दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूं कि स्ट्रेसर से दूर रहें। स्ट्रेसर सिचुएशन भी हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, या स्ट्रेसर लोग भी हो सकते हैं जो अनजाने में या जानबूझ करके आपको कम करके शो करेंगे, आपको कम करके आंकेंगे, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। प्लीज उससे भी आप थोड़ा सा बच के और उससे भी आप थोड़ा सा दूर रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये अगला पार्ट है। 5वां पार्ट जो है
वो बेसिकली हेल्दी हैबिट्स के। और ये मत सोचिएगा कि अच्छा अभिषेक सर का तो एज हो गया है तो अभिषेक सर तो इस तरह की पापा अंकल वाली बात करेंगे। नो, नॉट दैट। द पॉइंट हियर इज कि ये वो चीजें हैं जो हर साल मैंने बहुत क्लोजली अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इसको फॉलो करते हैं और इसका वो बेनिफिट रीप करते हैं। चूंकि वो इसको फॉलो करते हैं और इसका बेनिफिट रीप करते हैं, आई कैन बी 100% श्योर कि अगर आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप भी इसका बेनिफिट रीप करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि अगले 7 दिनों के लिए, और अगर मुमकिन हो तो अपने पूरे बचे हुए प्रिपरेशन के लिए डे टाइम एफिशिएंट, डे टाइम अलर्ट पर्सन बनना सीखिए। क्योंकि एग्जाम के सारे स्टेजेस जाहिर है दिन के वक्त होंगे, तो आप वो पर्सन ना बन जाएं जिसका पूरा मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम मेंटल परफॉर्मेंस रात में निकल के आता है। आप उसका कीजिएगा क्या? एग्जाम के सारे स्टेज तो दिन के वक्त हो रहे हैं, तो आप रात के वक्त अलर्ट हो करके आप अपने आप को दिन के वक्त लेस अलर्ट कर रहे हैं। हमारा सर्केडियन रिदम 24 घंटे के अंदर जो हमारे बॉडी का रिदम चलता है, तो हमारा सर्केडियन रिदम इस तरह से बना है कि दिन के एक हाफ में हम बहुत अलर्ट रहते हैं और दिन के दूसरे हाफ में हम उतने अलर्ट नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आपको अपने सर्केडियन रिदम के हिसाब से दिन में अलर्ट रहना और रात में रेस्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। कम से कम अगले 7 दिन में आप ये करें कि कम से कम 7 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बैलेंस डाइट लीजिए, घर का बना हुआ लीजिए, बाहर का तो कम से कम 7 दिन बिल्कुल मत खाइए। ये समर मंथ है, फूड कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्कुल बाहर का खाना आप बंद कर दीजिए। और लाइट मील्स लीजिए, जो नॉर्मली आप खाते हैं उसका 80% आप खाएं। 2 मील लें और एक स्नैक लें। हो सकता है कि आप सुबह का नाश्ता और दिन का खाना आप मील के रूप में लें, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में लें, और रात का खाना एकदम स्नैक के रूप में थोड़ा सा लें। या नाश्ता आप स्नैक के रूप में लें और दिन का खाना और रात का खाना आप एक प्रॉपर मील के रूप में लें। लेकिन प्रैक्टिस करिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए कि आप जितना नॉर्मली खाते हैं उसका आप 80% खा रहे हैं। इसका जो मेंटल अलर्टनेस पे जो असर पड़ेगा ना, आप प्रीलिम के बाद मुझसे बात करके बताइएगा। रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से दो ही मतलब है। पहला, 30 मिनट का वॉक लगाइए। 3 दिन आप करेंगे, आपकी रिकॉल, आपकी रिटेंशन और आपके मेंटल एप्लीकेशन में आप सीधा एक इंक्रीज देखेंगे। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप मेंटली बहुत प्राइम्ड है, नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अगले 7 दिनों के लिए प्रीलिम की खातिर आप आधे घंटे के वॉक पे जाएं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और अगर एक बार में हाफ एन आवर का टाइम आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 बार 15-15 मिनट का टाइम निकालें। और 15 मिनट नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो स्कूल के दिनों में कराया जाता है, वो नॉर्मल स्ट्रेचिंग 15 मिनट के लिए कर लें, वो बहुत है। और थोड़ा सा मेडिटेट, 50 तरीके हैं मेडिटेट करने के। सिंपल तरीका है कि अपने सांस पर फोकस करें 10 मिनट के लिए, या फिर किसी मंत्र का उच्चारण करें, या कोई और तरीका मेडिटेशन का आता है, बट ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग। और अपने सराउंडिंग से अपने आप को कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर काटें। उससे ना मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे आप छोटी छोटी चीजों से एक्साइट नहीं होते हैं। और प्रीलिम के दिन अपने आप को तरह तरह के क्वेश्चन को फेस करने के लिए आपको रेडी करना होगा, और वहां पे मेडिटेशन और ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये मेरा 5th पॉइंट है। 6 पॉइंट एग्जामिनेशन डे से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको अपना सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर कैसे पहुंचेंगे वो पता होना चाहिए। अगर कैब करने की जरूरत है तो कैब ऑलरेडी एक दिन पहले आप कर चुके होंगे। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बस, कौन सी मेट्रो, कैसे जाएंगे। अगर किसी दूसरे शहर में है तो एक दिन पहले आप सुबह या दोपहर तक पहुंच जाएं, शाम में पहुंचने की प्लानिंग ना करें। और शाम में आपके साथ जो भी हो वो जाकर के सेंटर को देख करके आए कि सेंटर कितनी दूर है, कैसे पहुंचा जाता है। और एक दिन पहले ही शाम में अपने सारे डॉक्यूमेंट, पेंसिल, आधार कार्ड, हॉल टिकट, सब कुछ को आप पैक करके, बैग को पैक करके आप रेडी रखें, ठीक है। दूसरा क्या कि टाइम के पहले पहुंचे। आधा घंटा 1 घंटा आप बाहर वेट करेंगे, लेकिन आप टाइम के पहले जरूर पहुंचे। तीसरा क्या है कि कोशिश करिए कि आपके साथ कोई जाए। और आप जब किसी के साथ जा रहे हैं तो दिन के वक्त आप खाएंगे क्या? कुछ नहीं तो कुछ फल और दही ले गए, या कुछ भी ऐसा बाहर का प्लीज मत खाइएगा। और ये बहुत ही ज्यादा अभी गर्मी पड़ रही है तो आपके पास काफी पानी के बोतल होने चाहिए, शायद ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट मिला करके आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। और एकदम ठंडे दिमाग से, इस समय रिजल्ट को सोचने का दिन नहीं होगा। उस दिन आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। आपने बहुत मेहनत से
अभी तक की तैयारी की है, जो भी आपकी परिस्थितियां रहीं उसके हिसाब से आप जो अपना बेस्ट दे सकते थे वो आपने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये वो दिन है जिस दिन आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से और अपने आप पे भरोसा रखते हुए एग्जाम में परफॉर्म करना है। इस दिन रिजल्ट का नहीं सोचना है, इस दिन ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट पे क्या क्या चीजें टिकी हुई हैं। दैट विल बी अ वेरी वेरी सर्टेन वे टू मेक यू इवन मोर नर्वस। और ये ही मेरा 7th पॉइंट है। कोई 7वां स्लाइड नहीं है यहाँ पे, लेकिन 7th पॉइंट मैं आपके साथ आंख में आंख मिला के ये कहना चाहता हूं कि अपने आप पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि जो भी आपकी परिस्थितियां रहीं, और परिस्थितियां सबके लिए एक बराबर नहीं रहती। हर व्यक्ति पिछले 1 साल में कुछ ना कुछ चैलेंज फेस किया होगा। फैमिली के लेवल पे चैलेंज फेस किया होगा, हेल्थ के लेवल पे फेस किया होगा, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम रहे होंगे, सेल्फ मोटिवेशन का प्रॉब्लम रहा होगा, रिसोर्सेज नहीं मिली होगी, मदद नहीं मिली होगी। लेकिन जो भी आपके सर्कमस्टांसेस थे, जो भी आपकी परिस्थितियां थी, उस हिसाब से आपने ऑलरेडी अपना बेस्ट किया है। तो अपने आप पे ये भरोसा रखिएगा कि अगर मैंने बेस्ट किया है तो मैं एग्जाम में भी इतना तो करके आ ही जाऊंगा या आ ही जाऊंगी, जिससे कि एग्जाम का ये स्टेज मेरा क्लियर हो रहा होगा। तो एक ये अपने ऊपर प्लीज भरोसा रखिएगा। और अगर फिर भी पूरा भरोसा ना बने तो इस यूनिवर्स की जो सुप्रीम शक्ति है उन पर भरोसा रखिएगा कि अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो बाकी चीजें वो संभाल लेंगे। और ऐसा होता है, ऐसा होते हुए मैंने देखा है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदार रहे हैं तो ये रिजल्ट बस इस एग्जाम के दूसरी तरफ आपका वेट कर रही है। तो बस इतना ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। पीटी के बाद मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए ऑल द बेस्ट। अपना कर्म कीजिएगा, हिम्मत के साथ कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कीजिएगा। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। एंड आई विश ऑल ऑफ यू a successful prelim examination. Goodbye. Good luck to all of you.